नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए हैं अपनी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज की क्लास नंबर 18, कक्षा नंबर 18। चलिए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए आज की कक्षा का पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 361, क्वेश्चन नंबर 361 क्या पूछता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। इसने पूछा है कंप्यूटर की भाषा में HTML की फुल फॉर्म क्या होती है या इसका पूर्ण रूप क्या होता है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सॉरी ये दोनों क्वेश्चन एक रिपीट हो गए दोनों ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मेकअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है। HTML कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो इसकी फुल फॉर्म यही होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 362, क्वेश्चन नंबर 362 ये क्या पूछता है। When a substance loses oxygen during a reaction it is called। इसने पूछा है बताइए किसी प्रतिक्रिया के दौरान यदि कोई तत्व ऑक्सीजन की हानि होती है, मतलब उसमें से ऑक्सीजन के अणु परमाणु कम हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स कम हो ऑक्सीजन के परमाणु कम हो जाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑप्शन बी रिडक्शन कहेंगे, ऑप्शन सी कोरोजन कहेंगे, ऑप्शन डी ए या सी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन। मैंने आपको इससे पहले भी पिछले लेक्चर्स में पिछली क्लासेस में इसके विषय में बताया था कि रिडक्शन क्या होता है हमारा, यदि किसी प्रतिक्रिया के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन की हानि होती है या हाइड्रोजन के अणुओं की हानि होती है, हाइड्रोजन के परमाणु की हानि होती है, यानी कि इफ देयर इज एनी लॉस इन इलेक्ट्रॉन इन सब्सटेंस एंड लॉस इन हाइड्रोजन एटम्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के दौरान किसी प्रतिक्रिया के दौरान यदि आपके इलेक्ट्रॉन की हानि हो या हाइड्रोजन के परमाणुओं की हानि हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। वहीं इसकी तरफ इसका उल्टा होता है, यदि किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन की हानि ना होकर सॉरी इलेक्ट्रॉन की हानि ना होकर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का दान हो, यानी कि उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आ जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाए और उसके अंदर हाइड्रोजन की हानि हो, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 363, क्वेश्चन नंबर 363 ये क्या पूछता है। विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग द फॉलोइंग। यह पूछ रहा है बताइए निम्न में से सर्वाधिक कौन, मतलब निम्न में से सर्वाधिक सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है। इन सभी चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी फास्फोरस है, ऑप्शन सी आर्सेनिक है, ऑप्शन डी ऑल हैव इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों, मैं इसमें आपका पहले आंसर बताता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा ऋणात्मक है इन सभी के अंदर। ये पूछता है कि बताइए पूरे की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाईएस्ट या मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा फ्लोरीन। और यदि उसकी वैल्यू पूछता है तो क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए लोएस्ट या मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, वो होता है सेस्मियम CS, उसकी वैल्यू होती है 0.7। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 364, क्वेश्चन नंबर 364 ये क्या पूछता है। टू हियर अ डिस्टिंक्ट एको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट। दोस्तों, यह पूछ रहा है कि वास्तविक ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के मध्य जो समय का अंतराल होता है, यदि आपको कोई एको सुननी है, एको होती है प्रतिध्वनि, यदि आपको कोई प्रतिध्वनि सुननी है तो वास्तविक एवं परावर्तित ध्वनि के मध्य का जो समय अंतराल होगा वह कम से कम कितना होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए 0.1 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.2 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.3 सेकेंड, ऑप्शन डी 0.5 सेकेंड। दोस्तों, मैं बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0.1 सेकेंड। मैं बता दूं ये जो प्रश्न है ये रेलवे SSC मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है और मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूं। अभी तक तो उसने खाली ये टाइम पूछा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम टाइम, मतलब कम से कम कितना समय अंतराल, समय का कितना अंतराल होना चाहिए, वो 0.1 सेकेंड है। यदि उसने पूछ लिया कि स्रोत एवं परावर्तक, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है और ये यहां से किसी को आवाज लगाता है और कोई आवाज किसी दीवार से टकराकर इस तक वापस आती है, ठीक है, तो अगर इसका ये प्रश्न भी हो सकता है कि बताइए कि स्रोत एवं परावर्तक, ये स्रोत है ये परावर्तक है,
दोनों के मध्य में कितनी न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? अगर आपको कोई एक प्रतिध्वनि सुननी है तो दोनों के मध्य कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है 17.2 मीटर। दोनों के मध्य 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी इस अगर इससे दूरी कम हुई, इस लेंथ से दूरी अगर कम होती है तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। इससे अधिक हो कोई दिक्कत नहीं है, इससे अधिक आपको सुनाई देगी। समय भी इससे ज्यादा लगेगा तो सुनाई देगा, परंतु इससे कम होगा तो आपको सुनाई नहीं देगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 365, क्वेश्चन नंबर 365 ये क्या पूछता है? द प्लेस वेयर बैंकर मीट एंड सेटल देयर म्यूचुअल क्लेम्स एंड अकाउंट इज नोन एज। यह पूछ रहा है वह स्थान जहां पर सभी बैंक आकर मिलते हैं और आपसी आपसी जितने भी दावे होते हैं उनको उनका समझौता करते हैं या उनका सेटलमेंट करते हैं अपने खातों में। दोस्तों इस प्रश्न के चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्लियरिंग हाउस, ऑप्शन नंबर ई ट्रेजरी, ऑप्शन नंबर सी चेक स्कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी नो ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्लियरिंग हाउस। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 366 क्या पूछता है? विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द फिजिकल पॉलिसी। यह पूछ रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का अनुरूपण करता है? निम्न में से राजकोषीय नीति कौन बनाता है? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सेबी, सेबी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इरडा आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर डी फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आपकी जो वित्त मंत्रालय होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपकी फिस्कल पॉलिसी का निर्माण करें या उसका फॉर्मूला दें। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछता है आरआरबी या एसएससी। ये तो हो गया राजकोषीय नीति। एक होती है हमारी एक होती है मॉनेटरी नीति, मौद्रिक नीति जिसे बोलते हैं हम, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, वो पूछ सकता है बताइए निम्न में से कौन सा जो है डिपार्टमेंट वह मॉनेटरी नीति बनाता है या मौद्रिक नीति का निर्माण करता है या फॉर्मूला देता है? उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आपका आरबीआई जो है आपकी मौद्रिक नीति बनाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 367 क्वेश्चन नंबर 367 क्या पूछता है? द जीरो बेस्ड बजटिंग इन इंडिया वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड फ्रॉम विच ईयर। यह पूछ रहा है बताइए भारत के अंदर शून्य आधारित बजट कब से प्रचलन में आया? दोबारा सुन लीजिए, भारत में शून्य आधारित बजट कब से प्रचलन में आया? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन नंबर बी 1985, ऑप्शन नंबर सी 1987, ऑप्शन नंबर डी 1989। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1987। मैं इसमें थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं। यह जो है फाइनेंशियल ईयर 1986 और 87 में इसे लागू किया गया सभी विभागों के अंदर, सभी मिनिस्ट्रीज के अंदर। परंतु इससे पहले एक बार टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल जरूर किया गया था, जो कि 1983 में किया गया था। 1983 में इसको एक बार लागू करने से पहले ट्राई किया गया था। एक बार ये किया था, आपसे पूछ सकता है कौन से विभाग में किया या कौन से मंत्रालय में इसे किया था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में इसको एक बार लागू किया गया था शुरुआत में, एक बार इसके दूरगामी इसके प्रभाव देखने के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है 368 368 क्या पूछता है? हु इज द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी वेंकैया नायडू, ऑप्शन डी बलराम जाखड़। दोस्तों मैं बता दूं अभी वर्तमान में हमारे जो हैं ऑप्शन नंबर बी ओम बिरला जी हैं, जो कि वर्तमान के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वर्तमान आपने कभी लोकसभा टीवी पे चैनल देखा हो तो वहां पे जो चेयरपर्सन होते हैं, जो सामने बैठे होते हैं, जो पूरी पूरी सभा को संबोधित कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। जैसे आपके क्लास टीचर होती है, आपकी क्लास के अंदर सभी बच्चे वहाँ पे लेक्चर ले रहे होते हैं, परंतु यहाँ पर सभी की मीटिंग्स होती हैं, सभी संसद सभी मेंबर्स वहाँ बैठे होते हैं और जो भी एक दूसरे के इश्यूज होते हैं वो वहाँ पे ये सुनते हैं। लोकसभा स्पीकर वहाँ पे सुनते हैं और उनको जवाब भी देते हैं, दूसरा प्रतिनिधि उनका जवाब भी देता है और ये उन सभी को सुनते हैं और उनके विषय में बोलते हैं। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं। अगर आपसे ओम बिरला जी के विषय में पूछा जाएगा तो ओम बिरला जी जो हैं कोटा राजस्थान से सांसद हैं। कोटा राजस्थान, ठीक है, कोटा राजस्थान से ये सांसद है। अब जब यहाँ पे राजस्थान का विषय आ ही गया तो मैं बता देता हूँ, राजस्थान के जो सीएम कभी आपसे पूछ ले तो प्रेजेंट में अभी हैं अशोक गहलोत। ठीक है जी, अशोक गहलोत जी हैं अभी यहाँ के सीएम। और यदि आपसे वह यहाँ के गवर्नर पूछता है तो गवर्नर अभी हैं कलराज मिश्र।
कलराज मिश्रा है, कलराज मिश्रा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 369, क्वेश्चन नंबर 369, ये क्या पूछता है? ऑन हुज एडवाइस डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अ स्टेट गवर्नर? प्रश्न देखिए, दोबारा सुन लीजिए, हिंदी में बोल देते हैं। बताइए किसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल को अपॉइंट करते हैं? मतलब किस इनमें से, इन चार ऑप्शन में से किसकी सलाह के बगैर इसे अपॉइंट नहीं करते, राज्यपाल को अपॉइंट नहीं करते या राज्यपाल को अपॉइंट करते हैं? इन चारों में से किससे सलाह लेते हैं जब उनको वहां पर नियुक्त करते हैं? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही सलाह लेंगे हमारे जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति जी हैं, रामनाथ कोविंद जी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 370, क्वेश्चन नंबर 370 क्या पूछता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बताइए सर्वप्रथम जो है PIL आपने सुना होगा, इसे हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। सर्वप्रथम जो जनहित याचिका की संकल्पना है वह किस देश से हुई है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएसए, रूस, यूएसए मतलब अमेरिका। अमेरिका से ही जो है PIL जनहित याचिका डालने की जो संकल्पना है वो यहीं से शुरुआत हुई है, यहीं इन्होंने इसके विषय में बताया है और यहीं से चालू हुई थी। अभी प्रेजेंट में यूएस की बात कर लेते हैं। तो यूएस की अगर कोई आपसे पेपर में कभी पूछता है, राजधानी पूछेगा तो वॉशिंगटन DC है, ये तो आप सभी को पता होगा। और यहाँ की करेंसी आप सभी को पता ही होगा, US डॉलर चलता है यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ी सी मैं जानकारी ऐड कर देता हूँ, ये हमने यहाँ वॉशिंगटन DC का जिक्र कर ही दिया है, तो आपसे दो हेडक्वार्टर जरूर पूछेगा। एक होता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, एक तो ये, और दूसरा आपका वर्ल्ड बैंक और IMF के दोनों के हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में है आपसे, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 371, क्वेश्चन नंबर 371, ये क्या पूछता है? Who among the following decide whether a particular bill is a money bill or not? बताइए निम्न में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आप दोबारा सुनिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न में पूछा गया निम्न में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक जो है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के वर्तमान के स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत के लोकसभा स्पीकर यानी कि भारत के लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो केवल वही डिसाइड कर सकते हैं, वही निर्धारित कर सकते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 372, क्वेश्चन नंबर 372, ये क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा? यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सा राज्य जो है राज्यसभा में सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो है सदस्य भेजता है? आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यूपी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक सबसे अधिक जो सदस्य हैं राज्यसभा के अंदर भेजता है। और कितनी सीट्स हैं वहां पे? 31 सीटें हैं। यदि आपसे दूसरे नंबर का पूछता है कि दूसरे स्थान पर कौन है जो कि सबसे अधिक मेंबर भेजता है, सदस्य भेजता है, वो है महाराष्ट्र, इनकी संख्या है 19। फिर अगर आपसे पूछता है तीसरे स्थान पर कौन से राज्य है जो कि यहाँ पे सब सर्वाधिक सदस्य भेजता है, वो भेजता है आपका है इसका है 18 तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है आपके 18 सदस्य भेजता है। और उसके बाद अगर आपसे और पूछता है चौथे स्थान पर कौन है, तो ये है बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल जो है 16-16 सदस्य भेजते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है 373, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 373, इन विच स्टेट द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? बताइए निम्न में से गुरु शिखर चोटी जो है कहाँ स्थित है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर
सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगर राजस्थान का जिक्र हुआ ही है, इससे पहले भी आपको बता ही चुका हूँ कि प्रेजेंट में अगर सीएम की बात करता है तो प्रेजेंट में सीएम है अशोक गहलोत। अगर गवर्नर की बात करते हैं तो ये है कलराज मिश्रा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 374, क्वेश्चन नंबर 374 क्या पूछा है? विच अलॉय इज मेड अप ऑफ एसेंशियली कॉपर एंड टीन। बताइए निम्न में से कौन सा जो निम्न में से कौन से मिश्र धातु हैं जो कि कॉपर और टीन की सहायता से बनते हैं? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्रास, ऑप्शन बी ब्रोंज, ऑप्शन सी सोल्डर, ऑप्शन डी रांगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्रोंज। ब्रोंज जो है इसके अंदर क्वांटिटी वैसे सभी होती है, कॉपर क्वांटिटी होती है इसके अंदर, जिंक की भी होती है और टीन की भी होती है। ये जिंक और मतलब जिंक तो खैर परसेंटेज कम ज्यादा कम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिला लिया जाता है। बाकी कॉपर टिन की मात्रा इनमें हमेशा रहती है और इसीलिए इसको ब्रोंज कहते हैं। आपने कभी देखा होगा ब्रोंज मेडल जो बनते हैं, ब्रोंज मेडल जो जीतते हैं हमारे खिलाड़ी, उनमें अक्सर इन चीजों का मिश्रण होता है, कॉपर, जिंक और टिन का। और यदि आपसे कभी ये पूछ ले बताइए ब्रास में क्या होता है, ब्रास में केवल कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 375 क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 375 इसने पूछा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। यह पूछ रहा है बताइए उदासीन विलयन का क्या पीएच मान होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 8.3, ऑप्शन नंबर सी है 6.5 टू 6.8 यानी कि 6.5 से 6.8, ऑप्शन नंबर डी है 3। दोस्तों मैं बता देता हूँ, एक थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। मैंने शायद पिछली क्लास में एक कुछ त्रुटि कर दी थी, कुछ मिस्टेक की थी, मैं उसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूँ। उसमें देखिए क्या था, मैंने पीएच मीटर आपको पूछा था, हमसे ये भी पूछता है पीएच मीटर की रेंज कितने से कितने होती है। मैंने बताया था 0 से 14 होती है, ये बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता है जो 0 से 7 होता है वो क्या रेंज होती है, 0 से और 7 से 14 की रेंज क्या होती है। मैं इसका करेक्शन कर देता हूँ, पिछली बार मेरे से थोड़ी गलती हुई थी, थोड़ा इस बार करेक्ट कर देता हूँ। ये अगर हमारा पीएस स्केल है, ठीक है, ये हमारा 0 से चालू होता है और ये 14 तक चालू होता है, ठीक है, और ये हमारा बीचों बीच यहाँ होता है 7। देखिए यदि किसी विलियन का मान, किसी सॉल्यूशन का मान जो है 0 से 7 के बीच में आता है तो वह एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है, उसका नेचर जो है अम्लीय होता है, ठीक है। और यदि कोई विलियन जिसका मान 7 से 14 के मध्य आता है, 7 से 14 की रेंज में उसका वैल्यू आती है, तो वो आपकी अल्कलाइन होती है, अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, बेसिक मतलब आपका क्षारीय, वह क्षारीय कहलाएगा। जैसा कि मैंने ये गलती की थी, आपके प्रश्न में पूछा गया था ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का पीएच जो कि होता है 7.35 से 7.45 तक। ये मैंने आपको बताया सही था, परंतु बस ये रेंज में थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने इधर बेसिक बता दिया था और इधर एसिडिक बता दिया था। जबकि होता क्या है, मानव रक्त जो है आपका हल्का सा स्लाइटली बेसिक होता है, जिसकी वैल्यू 7.35 से 7.45 होती है। यानी कि इधर की जो वैल्यू, अगर ये पीएच स्केल है, यदि ये 0 होता है और ये 14 होता है और यहाँ मध्य में 7 होता है, तो मध्य वाली जो होती है इसे हम न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन। जिस सॉल्यूशन की वैल्यू 7 बताएगा वो उसे हम उदासीन न्यूट्रल कहेंगे। और यदि आपकी रेंज 0 से 7 के बीच है, किसी का पीएच स्केल 0 से 7 के बीच में बता रहा, तो वह एसिडिक कहलाएगा, यानी कि वह जो है अम्लीय कहलाएगा। और यदि आपकी वैल्यू 7 से 14 के बीच में पूछी जाएगी, 7 से 14 की दिखा रहा है, तो वह बेसिक कहलाएगी। इसलिए कहते हैं कि हमारा जो मानव रक्त होता है वह क्षारीय होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 376, क्वेश्चन नंबर 376 क्या पूछता है? मिशन ऑफ रामसर कन्वेंशन इज टू कंजर्व। बताइए जो रामसर कन्वेंशन है वह किसका संरक्षण करता है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, ऑप्शन नंबर बी है रिवर नदियां, ऑप्शन सी है ओशियंस महासागर, ऑप्शन डी है डेजर्ट मरुस्थल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि। दोस्तों इससे रिलेटेड थोड़ा मैं बता देता हूँ। हर साल जो है, मतलब हमारा एसएससी रेलवे की ये खास बात है, करंट अफेयर से जोड़ के हर चीज को लेकर देखता है। जो भी आपके रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड हैं, आर्द्र भूमि दिवस होता है एक, वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसे अगर हम करंट के रूप में देखें तो करंटली आपसे इसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए इस साल 2020 की थीम पूछ सकता है। वो आपसे केवल 2020 की नहीं पूछेगा, वो आपसे पहले पूछ सकता है 2019 किसी
किसी शिफ्ट में 2019 की थीम पूछ लेगा, किसी में 2020 की थीम पूछ लेगा और किसी में 2021 की, क्योंकि इन तीनों की थीम ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं 2019 वर्ष में पिछले वर्ष जो इसकी थीम रखी गई थी वो थी वेटलैंड्स, यानी कि वेटलैंड्स एंड वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि, और 2019 में ये बताया था आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, यानी कि वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और इस वर्ष जो हुआ है 2 फरवरी को 2020 में, इस बार था वेटलैंड एंड बायोडायवर्सिटी। ठीक है, यानी कि आर्द्र भूमि और जैव विविधता। और वर्ष 2021 के लिए ऑलरेडी ये प्लान्ड है थीम इसकी, जो है वेटलैंड एंड वाटर, यानी कि आर्द्र भूमि और जल। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे प्लीज छोड़कर ना जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप इस क्वेश्चन को छोड़कर ना जाएं, यह आपसे किसी न किसी शिफ्ट में जरूर फंसेगा। किसी शिफ्ट में 2019 की थीम पूछ लेंगे, किसी में 2020 की पूछेंगे, तो किसी में 2021 की पूछेंगे। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 378, क्वेश्चन नंबर 378। ये क्या पूछता है? ऑन विच रिवर भाखड़ा डैम इज लोकेटेड। यह पूछ रहा है, बताइए भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्यास मतलब बीज मतलब ब्यास, ऑप्शन नंबर बी सतलुज, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी इंदस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सतलुज। सतलुज नदी पर ही भाखड़ा बांध स्थित है। और थोड़ा मैं बता दूं आपसे, वो है कभी भी भाखड़ा अकेला नहीं पूछ सकता, वो एक नांगल डैम और होता है। नांगल बांध जो है यह आपका स्थित है पंजाब में। और जब भी कभी आपको पूछता है वो ये नाम ही लेकर पूछता है, भाखड़ा नांगल कौन सी नदी पे स्थित है, तो उसका सही उत्तर है सतलुज। यहीं से आपके हरियाणा और पंजाब को बिजली मिलती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। इसका मैं लोकेशन भी बता देता हूँ। आपका जो भाखड़ा बांध पूछ लेगा यह हिमाचल के बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 389, क्वेश्चन नंबर 379। ये क्या पूछता है? विच ह्यूमन ऑर्गन गेट मेजरली अफेक्टेड ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। यह पूछ रहे हैं, बताइए मानव शरीर का कौन सा अंग है जो कि विटामिन डी की कमी से सर्वाधिक जिसे क्षति पहुंचती है या इफेक्ट होता है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आई आंख, ऑप्शन बी स्किन त्वचा, ऑप्शन सी हेयर बाल, ऑप्शन डी बोन्स हड्डियां। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हड्डियां। यदि विटामिन डी की कमी हो जाती है किसी के शरीर में तो वहां रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। ये आपका जरूर पूछता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बचपन में ही बच्चों की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। वहीं आपका पूछ लेगा नेचुरल रिसोर्स क्या है, स्रोत क्या है विटामिन डी का, प्राकृतिक स्रोत पूछेगा तो ये है सूरज, सनलाइट, सूर्य किरण। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, क्या पूछता है? व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1942, ऑप्शन नंबर डी 1943। दोस्तों मैं बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1942। और इसी मूवमेंट को अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 8 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी और 9 अगस्त से यह मूवमेंट चालू हो गया था। 8 अगस्त को मुंबई के अंदर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। एक और नारा इससे संबंधित दिया था, करो या मरो की स्थिति। आपने कभी सुना होगा करो या मरो, ये नारा भी महात्मा गांधी जी ने दिया था, डू और डाई। ठीक है, चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। यदि आपको ये वीडियो हमारी बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिखने वाली घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ताकि आपको इसी प्रकार से नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहें। डेली क्लास होती है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये डेली क्लास एक भी मिस ना कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये हमारी 1000 क्वेश्चन की क्लास है। मैं आप लिख कर देता हूँ, यदि आपके 1000 क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये मात्र 1000 क्वेश्चन नहीं है, ये तो खाली गिनती के 1000 क्वेश्चन है। बाकी जब हम इसमें करते हैं तो मैं कभी भी आपको एक प्रश्न के साथ कभी एक सिंगल प्रश्न नहीं कराता, उसके साथ आपके 2 प्रश्न जरूर जुड़े होते हैं, यानी कि उससे दुगना। अगर हम इसकी सीरीज का नाम लेके 1000 प्रश्न बोलते हैं तो 1000 प्रश्न नहीं होते हैं, ये लगभग 3000 प्रश्नों तक जाती है ये सीरीज। और यदि आप इन 3000 प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं पेपर से पहले पहले, तो मैं गारंटी लेता हूं 50 में से आपके 35 तो आने ही आने हैं। मतलब ये स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूं, इसमें करंट अफेयर है हल्का फुल्का, बट स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके आने ही आने हैं।
मतलब 30+ मार्क्स आएंगे इसको देखकर। और मैं आपको आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, मेरे ऊपर भी ना पड़े, इसीलिए मैं केवल डेली डेली 20 क्वेश्चंस ही लेता हूँ। सो प्लीज़ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।